तो इस हफ्ते भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर रशिया गए एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग करने के लिए, ये जानते हुए कि इससे वेस्टर्न देशों को बहुत चिढ़ मचने वाली है। तो ये देखिए, पुरानी इंडियन पॉलिसी से बहुत बड़ा चेंज है। हम सबको पता है कि पुरानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसी दिखा करती थी। पुरानी इंडियन पॉलिसी को ले लो पॉलिसी बोला जाता था। कश्मीर चाहिए ले लो, अक्साई चीन चाहिए ले लो, तिब्बत पर कब्जा करना है ले लो, बस एडवीना को छोड़ दो। रहा नहीं जाता। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ बदला है, और ये बदलाव रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट हुआ है कि वही इंडिया जिसकी कमजोर और कंफ्यूज फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी, वो आज इतनी बहादुर और मैच्योर फॉरेन पॉलिसी कैसे दिखा रहा है। क्या है इस बदलाव के पीछे? हर दिन डाबर च्यवनप्राश। नहीं, मैं बताता हूँ। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, जब से भारत को स्वतंत्रता मिली है, तब से भारत में एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस रहा है। हमें दशकों तक ये सिखाया गया कि हमारा कल्चर बैकवर्ड है, हमारा सिविलाइजेशन बहुत खराब है, हमें इसे रिजेक्ट करना चाहिए और इससे शर्मिंदा फील करना चाहिए। और यही लो कॉन्फिडेंस हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी दिखता था कि जब इंडियन आर्मी के पास ये ताकत थी कि वो पाकिस्तान को हराकर पूरा कश्मीर वापस ले सके, उस समय पर हमारी लीडरशिप ने सीज फायर करवा दिया और कश्मीर को एक इंटरनेशनल इशू बना दिया। चाइना के साथ पंचशील की ट्रीटी साइन करके इंडिया ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि हम चाइना को अनकंडीशनल सपोर्ट दिखाने को तैयार हैं। इसके बावजूद कि चाइना ने इंडिया को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दिया है। और ये बेवकूफी हमें तब दिखी जब चाइना ने आकर अक्साई चीन ले लिया और इंडिया ने बोला चाइना ने जाकर तिब्बत पर कब्जा कर लिया और इंडिया ने बोला तो हमारी इतनी जमीन और हमारे हजारों सैनिक होने के बावजूद इंडिया फिर भी हिंदी चीनी भाई भाई और पंचशील के उसूलों की बात करते रहते थे। इंडिया साला वो बंदा है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ के किसी और के साथ शादी भी कर ली, लेकिन वही बंदा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी पे जाके सबसे जोर जोर से नाचेगा। इंडिया ये भूल गया कि भैया 2 हाथ चाहिए होते हैं ताली बजाने के लिए, एक हाथ से सिर्फ थप्पड़ पड़ता है। टू बी फेयर, देखिए, हमारी हिस्ट्री में ऐसे मोमेंट्स भी थे जब इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी दिखाई। फॉर एग्जांपल 1971 के वॉर में अमेरिका और यूके दोनों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, लेकिन इंडिया ने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए अमेरिका और यूके के खिलाफ जाकर पाकिस्तान से जंग जीती और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया। लेकिन इस तरह के वाक्य जो हैं वो नॉर्म नहीं है बल्कि एक्सेप्शन है। और फिर से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उस कंफ्यूज स्टेट में आ गई जो हमने 2009 में शर्म एल शेख में देखा था, जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला जिसमें इंडिया ने बेसिकली ये कबूल कर लिया कि उनका हाथ है बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, जो कि इंडिया के लिए वर्ल्ड स्टेज पे एक बहुत शर्मिंदगी की बात थी। और बेसिकली इंडिया पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के झांसे में आ गया। कैसी लगी? तो उन पंचशील के उसूलों को, उस शर्मिंदगी को आप आज की सिचुएशन से कंपेयर कीजिए, और आज देखिए किस तरह के स्टेटमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर दे रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पे। I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. Looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. Damn, boy. Damn, boy. हरदीप पुरी ने भी ये देखकर बोला कि भाई हम इनको अकेले चैट नहीं बनने देंगे। Chinese oil goes through, Russian oil goes to China through the pipeline, it is exempt. Japan can buy it. So I'd like to find out whom the price cap is aimed at. India will respond according to its supreme national interest. What we have a concern on is that if you want to make the transition from the current position to green energy, you have to survive the present. इंडिया ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद हाल में ही क्लियरली ये बोला है कि वेस्टर्न देश हमको ये नहीं सिखा सकते कि हम रशिया से कैसी रिलेशनशिप रखें। इंडिया ने क्लियरली ये कहा है कि इंडिया की रशिया के साथ एक टाइम टेस्टेड और रिलायबल रिलेशनशिप रही है। इंडिया ने कहा है कि हम ये युद्ध नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन हम आपके कहने पे रशिया से अपनी रिलेशनशिप नहीं तोड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1971 के वॉर में जब यूएसए और यूके भारत के खिलाफ खड़े थे, तब रशिया ने भारत को सपोर्ट किया था।
भारत की एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप है रशिया के साथ, भारत की एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है रशिया के साथ। और उन सब चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि इंडियन गवर्नमेंट का कर्तव्य सबसे पहले भारत की जनता की तरफ है। जिस तरीके से भी अफोर्डेबल रिसोर्सेज भारतीय जनता को मिल सकते हैं वो तरीका भारत अपनाएगा। और अगर आप सोचिए तो पुरानी फॉरेन पॉलिसी के कंपैरिजन में ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट्स हैं। तो अब हमारे सामने दो सवाल खड़े होते हैं कि इंडिया जो है अब वेस्टर्न देशों को क्यों ललकार रहा है, और दूसरा सवाल कि यार इस कंफ्यूज्ड डरपोक देश को इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से। तो पहले सवाल का जवाब देखने के लिए पहले ये समझते हैं कि भारत जो है वेस्टर्न देशों से अपनी रिलेशनशिप तोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वेस्टर्न देशों से इनकी रिलेशनशिप स्ट्रांग रहे, लेकिन इंडिया ये चाहता है कि वेस्टर्न देशों के साथ इनकी रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। इंडिया ने हमेशा वेस्टर्न देशों को रिस्पेक्ट दिखाने की कोशिश की है, लेकिन क्या वेस्टर्न देशों ने हमेशा इंडिया को रिस्पेक्ट दिखाई है? वेस्टर्न देश इंडिया की निंदा कर रहे हैं रशिया से तेल खरीदने के लिए, लेकिन वही वेस्टर्न देश आज भी बड़ी मात्रा में रशिया से गैस खरीद रहे हैं। हम करें तो हरासमेंट, आप करें तो फ्लर्टिंग, हम करें तो बैकवर्ड, आप करें तो माइंडफुलनेस। क्या बकवास मचा रखा है ये। उसके ऊपर से वेस्टर्न देशों ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर की पॉलिसी कुछ और थी, लेकिन आज का भारत कोल्ड वॉर का भारत तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वेस्टर्न देश की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमनेस्टी और ग्रीन पीस जैसे, जो हमेशा भारत की डेमोक्रेसी पे सवाल खड़ा करने के लिए पहुंच जाते हैं। वेस्टर्न गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएससीआईआरएफ जैसे, जिनके हिसाब से पिछले 8 सालों में अचानक से भारत की डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। अलग अलग वेस्टर्न थिंक टैंक्स हैं, जिनके हिसाब से भारत की डेमोक्रेसी बेसिकली कोलैप्स करने वाली है। वेस्टर्न गवर्नमेंट से जुड़े हुए मिशनरी ग्रुप्स हैं जो भारत में आते हैं हिंदुओं का कन्वर्जन करने के लिए। उसको कंपेयर कीजिए रशिया से जो उल्टा भारत की तारीफ करता है। So India has made tremendous steps forward in development, and the future belongs to India. It can be proud of the fact that it's the largest democracy in the world. It can also be proud of its development momentum. पाकिस्तान, जो कि दुनिया के टेररिज्म का सिलिकॉन वैली है, उसको वेस्टर्न देश दशकों से करोड़ों डॉलर भेजते हुए आ रहे हैं, हाई टेक वेपन्स भेजते हुए आ रहे हैं, जिन वेपन्स का, जिन पैसे का इस्तेमाल करके पाकिस्तान न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और मिडिल ईस्ट में आतंकवाद फैलाता है। जिस तरह डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, उसी तरह से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखना मुश्किल नहीं साला नामुमकिन है। बार बार लिस्ट से बाहर आ जाता है। वेस्टर्न देशों ने कई बार पाकिस्तान को सपोर्ट किया है कश्मीर इशू पर, बायलैटरल इशू बनाने की कोशिश की है इसको। If you look at the whole Article 370 issue, I mean, let's be honest, other than the politics of the day, what was the reason for a temporary provision to continue so long? I mean, the entire world used it for the last 75 years. आप भारत की निंदा करते हैं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, वेस्टर्न देशों को सिर्फ यूक्रेन की चिंता है, लेकिन अफगानिस्तान में किस तरह से यूएसए ने पिछले 20 सालों में गंद मचाई है, किस तरह से अफगानिस्तान में उन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं की है और कितनी बुरी दुर्गति में अफगानिस्तान को वो छोड़कर गए हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। वो तो सिर्फ इंडिया है जो आज भी अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। कितने सालों से इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने की बात करना चाहता है, आज तक वो रिफॉर्म नहीं आया। वेस्टर्न देश इंडिया को बोल रहे हैं कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो? अच्छा ठीक है, हम ईरान से तेल खरीदने गए, आपने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। हम वेनेजुएला से तेल खरीदने गए, आपने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। अबे तो खरीदे कहां से तेल भैया? केरोसिन डालना शुरू कर देगा गाड़ी में। तो इतनी गंद मचाई है वेस्टर्न देशों ने इंडिया के खिलाफ, तो आप मुझे बताइए ये किस तरह की म्यूचुअल रिस्पेक्ट है? वेस्टर्न देश भी साले गुलफाम हसन है। हम उनको प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, शोहरत दे रहे हैं, और बदले में तुमने क्या दिया? नफरत और धोखा। ये गुनाह है। और अब तो सिचुएशन बहुत ही खतरनाक बना दी है वेस्टर्न देशों ने। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमें देखने को मिला कि वेस्टर्न देश किस तरह से दूसरे देशों के ऊपर ट्रेड, डेट और टूरिज्म जैसी चीजों का इस्तेमाल करके भी प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। जिन देशों पर वेस्टर्न देश प्रेशर बनाना चाहते हैं वहां पर टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उन देशों के एसेट्स फ्रीज कर देते हैं। तो इस तरह के टैक्टिक्स का अगर इस्तेमाल किया जाएगा किसी देश के ऊपर, तो वो तो देश बर्बाद हो जाएगा। और इन वेस्टर्न देशों के टैक्टिक्स को देखकर इंडिया रियलाइज कर रहा है कि इंडिया को इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन्स और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डेवलप करने की जरूरत है, और इसलिए इंडिया खुद की यूनिक फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करना चाहता है। कोल्ड वॉर के समय पर देखिए दुनिया के सिर्फ 2 एक्सिस हुआ करते थे, एक वेस्टर्न देश होते थे, एक रशिया हुआ करता था। लेकिन आज के जमाने में हालात डिफरेंट है। आज की दुनिया में 2 से ज्यादा एक्सिस है। वेस्टर्न देश है, रशिया है, चाइना भी एक एक्सिस बन चुका है और इंडिया भी एक एक्सिस की तरह उभर कर आ रहा है। Always be 2 axes. At this point, I think it's an understood, accepted fact that you have the West, US-led,
You have China as the next potential axis. Where does India fit into this? But are you planning to not pick a No, side? I'm sorry. That is exactly where I disagree with you. तो इंडिया चाहता है कि इन सारे एक्सिस से रिलेशनशिप बनकर बना रहे उनका। वो सिर्फ वेस्टर्न देशों पे रिलाई नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने देखा है कि वेस्टर्न देश उसी तरह से देशों को इस्तेमाल करके फेंकते हैं जिस तरह से दूल्हे राजा का विलेन औरतों को इस्तेमाल करके फेंकता है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि दुश्मन देश इंप्रेस होकर बैठे हुए हैं। इमरान खान तारीफ कर रहा है हमारे फॉरेन पॉलिसी की। फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। यूएई तारीफ कर रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की। मतलब बताइए क्या हालत हो रखी है कि मुस्लिम देश जो कुफारों का विनाश करना चाहते हैं वो तारीफ कर रहे हैं काफिर भारत की। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने तो मैट्रिक्स में ग्लिच कर दिया है भैया। इंडिया की नई फॉरेन पॉलिसी ये चाहती है कि दुनिया भारत को एक पार्टनर की तरह देखे, सर्वेंट की तरह नहीं देखे। और मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि पुरानी फॉरेन पॉलिसी पानीपत सिंड्रोम जैसी थी कि जब प्रॉब्लम सर पे आ जाती थी तब इंडिया रिएक्ट करता था। आज का इंडिया प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं है। तो एक ऐसा देश जिसमें कॉन्फिडेंस की इतनी कमी थी, एक ऐसा देश जो हमेशा वेस्टर्न देशों से पीठ थपथपाने के लिए मरा रहता था, उस देश में ऐसा चेंज आया है। ये एक्चुअली काफी अमेजिंग चीज है। तो अब आता है दूसरा सवाल कि भैया ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? देखिए दो जगह से ये कॉन्फिडेंस आता है। पहली जगह कि इंडिया की इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल ताकत बढ़ रही है। दुनिया ने देखी है कि इंडिया ने मोर और लेस अच्छे से कोविड को मैनेज किया है। इनफैक्ट खुद का डोमेस्टिक वैक्सीन भी क्रिएट किया है। इंडिया ने कोविड के समय पर जिस तरह से जन धन योजना का इस्तेमाल करके लोगों को पैसा और खाना पहुंचाया है, जिससे इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी भी इतनी अच्छी हुई है, उससे भी पूरी दुनिया इंप्रेस्ड है। इंडिया की जो इकोनॉमिक रेलेवेंस है वो दुनिया में बढ़ रही है। इंडिया काउंटर टेररिज्म में और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी सबसे आगे खड़ा है। तो एक तो यहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है। दूसरी जगह जहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है वो ये है कि इंडिया फाइनली अपने सिविलाइजेशन में, अपनी कल्चरल धरोहर में गौरव फील कर रहा है। और इस गौरव की वजह से, इस कॉन्फिडेंस की वजह से वापस जैसे इंडिया वर्ल्ड लीडर हुआ करता था, उस वर्ल्ड लीडर बनने की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मिनिस्टर जयशंकर ने कहा, इंडिया मैटर्स नाउ। और फाइनली इंडिया इस बात को रियलाइज कर रहा है। और इसीलिए इस मल्टीपोलर, मल्टी एक्सिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हाल में ही मिनिस्टर जयशंकर रशिया गए थे। रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने का भी आश्वासन दिया, रशिया के साथ ट्रेड बढ़ाने की भी बात की। इंडिया फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात कर रहा है। यहां तक कि इंडिया तो अमेरिकन डॉलर पर रिलायंस को भी कम करने की बात कर रहा है। अब देखिए इन सब चीजों का यह मतलब नहीं है कि इंडिया वेस्टर्न देशों से नफरत करता है। पिछले दशकों में हमें तीन मेन नैरेटिव्स देखने को मिले, क्रिश्चियन नैरेटिव, इस्लामिक नैरेटिव और कम्युनिस्ट नैरेटिव। ये तीनों नैरेटिव अस वर्सेस द अदर सिखाते हैं, ब्लैक वर्सेस व्हाइट सिखाते हैं। भारत दुनिया को एक चौथा नैरेटिव देना चाहता है, एक भारतीय धार्मिक नैरेटिव जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, जो दुनिया को एक परिवार की तरह देखता है। परिवार में देखिए लड़ाई होती है, परिवार में तू मैं होती है, लेकिन हम अपने परिवार के सभी सदस्यों से रिलेशनशिप बनाकर रखेंगे भाई। फर्ज कीजिए कि आपके माता पिता का डिवोर्स हो जाता है, तो डिवोर्स होने के बाद आपकी मम्मी आपकी दुश्मन थोड़ी बन गई, या आपके पापा आपके दुश्मन थोड़ी बन गए। आप तो दोनों से रिलेशनशिप बना के रखोगे ना। यही नैरेटिव भारत दुनिया को देना चाहता है और अपने इंटरेस्ट और अपनी जनता की इंटरेस्ट को सामने रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डेवलप करना चाहता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी में ये बदलाव आया है उसके पीछे क्या वजह है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आप श्याम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे क्लिक करके मर्च को जरूर चेकआउट करें। श्याम शर्मा शो के मक क्लब को ज्वाइन करने के लिए श्याम शर्मा शो के पेट्रियन पर एक मेंबर भी जरूर बने। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी जरूर बताएं कि आप मुझे अगला टॉपिक कौन सा एक्सप्लेन करते हुए देखना चाहते हैं और मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।